Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we will going to discuss on CSIR NET 2020 paper Earth, Planetary and Atmospheric Sciences of Part B. So आज का हम सब्जेक्ट सेक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि पार्ट बी का सेक्शन है। तो ये हमारा लेक्चर 4 होगा आज का सेक्शन का। So in part B you will be getting 50 questions and out of 50 questions you have to perform only 35 questions. Okay, again that carries 2 marks each and negative marking is 0.5. Okay, so ये आपको कंफर्म रहना चाहिए कि पार्ट बी एंड पार्ट ए में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस आएगा बेसिक्स आपका रहेगा वही जियोलॉजी। ओके, देन इट विल कमिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक साइंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कम होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। और थर्ड जो है आपका ओशनोग्राफी, इन्हीं में से आता है। तो आप थोड़ा बेसिक्स पढ़ के अगर आप जा सकते हैं तो आप इसको बेसिक्स पढ़ के जाइए, ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंस और जियोलॉजी का। तो पार्ट बी का सेक्शन हम करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक इसको सुनिए क्योंकि यहाँ पे जो लेक्चर्स आपके लिए ये बनाए जा रहे हैं इसमें आपको काफ़ी डिटेल में समझाया जाएगा कि आपको किस तरीके से पैटर्न को अटेंड करना है क्वेश्चन को। ओके, सो लेट अस बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। So in the first question, you can see they're asking, compared to the Earth, Neptune is approximately 30 times farther away from the Sun. ठीक है, तो अगर हम मानते हैं ये सन है, ओके, सन से अगर अर्थ की दूरी हम मानते हैं 1 यूनिट है। ठीक है, अब कौन सी यूनिट छोड़ दो, आप उसकी चिंता मत करो, बट 1 यूनिट है। तो सन से जो नेपच्यून की दूरी है वो 30 ऑफ एक्स है। अगर इसको एक्स यूनिट मानते हो, ये 30 ऑफ एक्स है, 30 टाइम्स फार्दर है, दूर है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इससे आपको क्या करना है, आपको ये लग रहा होगा कि जो इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इसने पूछा है कि इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन नेपच्यून ईयर्स वुड बी। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान से सुनो, इसने मेंशन किया है इन नेपच्यून ईयर्स। तो अगर आपने गलती से भी यहाँ पे कुछ और ऑप्शन लगा दिया एक्सेप्ट वन तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेपच्यून ईयर की बात की है, तो नेपच्यून जो घूमेगा वो अपने चारों तरफ एक साल में ही घूमेगा, नेपच्यून ईयर में। नेपच्यून ईयर का कितना साल अर्थ के हिसाब से चलता है उससे कोई मतलब नहीं है, बट नेपच्यून ईयर की अगर मैं बात करूं वो नेपच्यून के लिए एक ही साल होगा। ठीक है, वन टाइम रिवोल्यूशन अगर होगा तो नेपच्यून ईयर्स में, तो नेपच्यून ईयर्स में तो एक ही होगा। ठीक है, अगर अर्थ के ऊपर कंसिडर करोगे तो ये 165 होगा। ठीक है, अगर अर्थ में कंसिडर करोगे तो ये 165 होगा। तो इतना क्लियर है। तो आगे चलते हैं, हमको यहाँ पे और क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है। द बेसिक्स ऑफ प्लैनेट। ठीक है, हमको बेसिक्स ऑफ प्लैनेट्स के बारे में भी जानना है कि क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं। डिस्टेंस है, रेडियस है, मास है, रोटेशन है, मून है, ऑर्बिटल इंक्लिनेशन है, ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी है, ऑब्लिक्विटी है एंड डेंसिटी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सन का रेडियस 109 टाइम्स ऑफ अर्थ है। ओके, मर्क्यूरी का 0.38 है, वेनस का तो 0.95 है, अर्थ का तो 1 ही होगा, मार्स का 0.53 टाइम्स है, जुपिटर 11 टाइम्स रेडियस में बड़ा है तुम्हारा अर्थ से। ठीक है, सैटर्न 9 टाइम्स बड़ा है, यूरेनस 4 टाइम, नेपच्यून 4 टाइम एंड प्लूटो 0.818। ओके,
मास की बात करें सन का, तो अर्थ के मास का 3 3 to 800, ठीक है, इतना टाइम्स अर्थ के मास से बड़ा है। ठीक है, मर्क्यूरी का 0.5, 0.05, वेनस का 0.89, अर्थ का 1, ठीक है, मार्स का ये, जुपिटर का ये, सैटर्न का ये, यूरेनस का ये एंड इसका ये। ठीक है, तो इसमें तीन चार चीजें आप नोटिस करो। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर जोवियन प्लैनेट्स। ये जोवियन प्लैनेट्स है, तो ये बड़े हैं साइज में। ओके, बड़े हैं साइज में, आपको इतना समझ में आना चाहिए। ओके, तो जो प्लैनेट के साइज में बड़ा है, तो आपका क्या होगा कि उसकी जो रेडियस होगी वो भी ज़्यादा होगी, मास भी ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन रोटेशन स्पीड कम जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे गैसियस इन नेचर है, गैसियस इन नेचर है मोस्टली। तो इस वजह से क्या होगा, इनकी डेंसिटी जो होगी कम होगी। देखो अब डेंसिटी कम है, धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है डाउन ट्रेंड में। ओके, तो इतना याद रखो, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आने की 100% प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आएगा या नहीं आएगा, कंफर्म आएगा। फैक्चुअल क्वेश्चंस एक तो प्लेनेट से ये हमेशा डालता रहा है, अभी भी डालेगा। बट इसका आंसर अगेन वन ही था, क्योंकि इसका नेपच्यून ईयर्स में उसने पूछा था, तो नेपच्यून ईयर्स में वो 1 साल होगा। बट अर्थ ईयर में अगर बात करते कि अर्थ ईयर की बात करते तो ये हम कंसिडर कर सकते थे 61-65 होगा। ठीक है, बट इसका आंसर आंसर इज वन ओनली। मर्क्यूरी देखो, फिर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की बात करें, देखो अर्थ की डेंसिटी पता होना चाहिए आपको, इतना है 5.52 ग्राम पर सीसी। ठीक है, वेनस का 5.25 है, मर्क्यूरी का 5.43 है। ओके, एंड मार्स का 3.95 है। इतना तो याद कर ही लो। ओके, देन वी आर कमिंग टू व्हाट, देन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिवोल्यूशन। तो मर्क्यूरी जो है 88 डेज, वेनस 224.7 डेज, अर्थ का 365.2 है, मार्स 687 है, जुपिटर 11.9, सैटर्न 29.5, यूरेनस 83.8 एंड नेपच्यून जो है 163.8 है। अप्रोक्सीमेटली 165 आप कंसिडर कर सकते हो अगर अर्थ ईयर में आप कंसिडर कर रहे हो। होप ये पोर्शन जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वाला अच्छे से याद कर लेना कि क्या है क्या नहीं है। So the next question they are asking about the earth shape. तो earth shape is like an what, यहाँ पे पूछा है इसने, ऑबलेट स्फीरॉइड, ऑबलेट जियोइड, प्रोलेट स्फीरॉइड, एवरेट स्फीरॉइड। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑबलेट स्फीरॉइड। तो इन ऑबलेट स्फीरॉइड व्हाट हैपेंस, यू कैन सी इट एज एग शेप्ड, अंडे के शेप का है। ठीक है, एग शेप्ड है, और क्या है ये तुम्हारा स्फीरॉइड भी है, मतलब परफेक्ट स्फीरॉइड नहीं है बट स्फीरॉइड के शेप में है। ओके, तो इतना समझ में आ रहा है। ओके, इट इज एग शेप। ठीक है, अंडे के शेप का है। ठीक है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है बट स्फीयर की तरह है। ओके, देन ऑबलेट जियोइड तो होगा नहीं, ये जियोइड का शेप है। ठीक है, ऑबलेट जियोइड होगा नहीं, प्रोलेट स्फीरॉइड भी नहीं होगा, एवरेट स्फीरॉइड भी नहीं होगा। प्रोलेट स्फीरॉइड ये है, इस तरीके से तो कभी नहीं दिखता है अर्थ। ठीक है, स्पीयर बोल सकते हो या तो ऑबलेट स्फीरॉइड बोल सकते हो, इस तरीके तो होगा ही नहीं, वर्टिकल एलोंगमेंट नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो इतना तो समझ लो, परफेक्ट स्पीयर नहीं है बट ऑबलेट स्फीरॉइड है। दिस इज द आंसर। ठीक है, अर्थ का शेप है, ये सिंपल है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। The next question they are asking, what, which one of the following minerals determines the strength of the Earth's continental crust? ठीक है, सबसे पहले आपको ये मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन मिनरल्स की हार्डनेस के बारे में समझाता है। ओके,
इसमें आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जो है डायमंड है, फिर कोरुंडम है, फिर टोपाज है, फिर क्वार्ज है, फिर ऑर्थोक्लेज है, फिर एपाटाइट है, फिर फ्लोराइट है, फिर काल्साइट है, फिर जिप्सम है, फिर टाल्क है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे जो मटेरियल्स दिए हैं इनमें से आप कंसिडर करोगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मिलता है, इन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओके, मोस्टली सिलिकेट्स और ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकेट्स मिलता है। ठीक है, सिलिकेट्स और ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकेट्स मोस्टली मिलते हैं। तो सिलिकेट्स में भी मोस्ट फेमस जो है दैट इज क्वार्ट्ज प्लस फेल्ड्स्पार। ठीक है, तो ये सारे ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस थिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्ट्ज जो है उसकी हार्डनेस ज़्यादा है, तो किसी भी चीज़ की हार्डनेस ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो था वो क्वार्ज ही था। ठीक है, लेकिन क्वार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फेल्ड्स्पार उसके नीचे आप देख सकते हो। ऑर्थोक्ले जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ फेल्ड्स्पार, इसकी हार्डनेस कम है किससे, तुम्हारी क्वार्ट्ज से, तो इसलिए फेल्ड्स्पार इज नॉट द आंसर। माइका जो है, माइका आपका टाल्क और जिप्सम के बीच में आता है, तो माइका भी नहीं होगा। और एम्फीबोल जो है ये मोस्टली आपका मेंटल पोर्शंस में पाया जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ये उतना पोर्शन है नहीं, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तुम्हारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, बाकी आप क्वार्ट्ज की बॉन्डिंग देख सकते हो काफ़ी, ये आपकी क्वार्ट्ज की बॉन्डिंग है। ठीक है, SiO, H2IO का ये फॉर्मेशन है। ठीक है, सिलिकॉन टेट्राहेड्रल का बॉन्डिंग है ये, आप देख सकते हो, और ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। आगे चलते हैं। So in the next question you can see it is asking which of the following is the fastest spreading रीज on the earth। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रीज। ये रीज क्या होता है? ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन ए due to tectonic activities volcanic eruptions occur beneath the ocean, okay, then there occurs a spreading of water sideways। ठीक है, साइडवेज स्प्रेडिंग ऑफ वाटर की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो पानी है इधर उधर मूव कर रहा है, और यहाँ पे आपको एक ऐसा फीचर दिखेगा, रीच टाइप सा फीचर दिखेगा, एक ग्रैप क्रिएट हो रहा होगा। ओके, जो कि इधर उधर स्प्रेड कर रहा होगा। इसको हम स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर का कंसेप्ट से ला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशनिक रीज हो रहा है, ओशन के बीच में रीज का फॉर्मेशन हो रहा है। कब होगा? जब दो प्लेट इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, दो ओशनिक प्लेट डाइवर्ज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री। और यहाँ पे क्या बनेगा? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स इन दी वर्ल्ड, यहाँ पे माउंटेन्स भी बनेंगे। ठीक है, तो ये सी फ्लोर के मूविंग एपार्ट की वजह से फॉर्मेशन हो रहा है। तो यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ रीजेस आर प्रेजेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के साइड में जुआन डे फुका रीज है। ठीक है, यहाँ पे आपका ईस्ट पैसिफिक रीज है, जो कि इसको नाजाका प्लेट बोलते हैं, इसको पैसिफिक प्लेट बोलते हैं। इधर आपका शुरू हो रहा है साउथ वेस्ट इंडियन रीज। ठीक है, जो कि अफ्रीका के नीचे से जा रहा है और इधर तक कंटिन्यू है। यहाँ पे पैसिफिक अटलांटिक रीज है, यहाँ पे मिड अटलांटिक रीज है। ओके, तो ये सब आपको दिख रहे हैं, रीजस यहाँ पे मौजूद है। ओके, देन इट इज आस्किंग, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रीज ऑन द अर्थ कौन सा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो पहला है ऑप्शन, दैट इज मिड अटलांटिक रीज। सो मिड अटलांटिक रीज जो है इट रन्स डाउन द सेंटर ऑफ अटलांटिक ओशन, slowly spreading at a rate of 2 to 5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.8 से 2 इंच पर ईयर के स्पीड से ये मूव करता है, फॉर्मिंग ए रिफ्ट वैली दैट इज अबाउट डेप्थ एंड विड्थ ऑफ ग्रैंड कैनियन। ठीक है, तो 2 से 5 सेंटीमीटर मतलब 20 टू 50 मिलीमीटर पर ईयर की स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, सेकेंड इज साउथ वेस्ट इंडियन रीज।
तो इसकी कितनी स्पीड है 14 टू 15 मिलीमीटर पर ईयर, ये भी स्लो है 14 टू 15 मिलीमीटर पर ईयर, ठीक है स्लोएस्ट है, ये सारे के सारे स्लोएस्ट है। देन कम द फास्टेस्ट वन, दैट इज ईस्ट पैसिफिक रीज, फास्टेस्ट स्प्रेडिंग है, इनका कितना है 100 से 200 है। अब ये हो क्यों रहा है, क्या रीजन हो सकता है, यहाँ पे जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है वो काफी स्ट्रांग है, टेक्टोनिक एक्टिविटी स्ट्रांग है। दूसरा चीज है यहाँ पे आपको रिंग ऑफ फायर भी दिखेगा, जो कि एक वॉल्केनिक चेन का माउंटेन्स है, जो कि ओशन के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है इसका, ठीक है, वॉल्केनिक चेन ऑफ माउंटेन्स का। तो ये करता क्या है, द रीज सेगमेंट्स द क्रिएट्स द नाजाका एंड पैसिफिक प्लेट्स मूव्स 142 mm पर ईयर, ठीक है, 142 mm से नाजाका और पैसिफिक प्लेट को अलग कर रहा है स्पीड से। ये आपका नाजाका प्लेट है, ये आपका पैसिफिक प्लेट है, ओके, इन दोनों को अलग कर रहा है, ये यहाँ से 142 के 142 mm पर ईयर की स्पीड से ये मूव करा रहा है। एंड द थर्ड वन इज कैल्सबर्ग रीज। तो कैल्सबर्ग रीज कहाँ मौजूद है ये भी देख लो, ये वाला रीजन है कैल्सबर्ग रीज, ठीक है, ये वाला देखो, इंडिया ये रहा, सिचिल्स ये रहा, सिचिल्स नाम की कंट्री यहाँ पे है, ओके, इतना तो समझ लो, ये इसके ऊपर जस्ट सिचिल है, ये मडागास्कर है, सिचिल्स इसके ऊपर है, तो इस पोजीशन पे, ठीक है, कैल्सबर्ग रीज जो है ये भी स्प्रेड होता है, बट 22 से 26 mm पर ईयर से होता है। तो फास्टेस्ट जो हुआ वो कौन सा हुआ, ईस्ट पैसिफिक रीज, तो आवर आंसर वाज ईस्ट पैसिफिक रीज। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड हियर इट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। तो ये क्वेश्चंस पढ़ो, बेसिकली अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड टू दिस ओशन करेंट्स, रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ मिड ओशनिक रीजेस, ठीक है, या ओशन के कोई भी फेनोमेन से आपको अगर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो हमेशा वो मैप बेस्ड रहता है। तो मैप बना के अगर समझोगे चीज़ों को, दैट इट विल बी वेरी मच इजी एंड हेल्पफुल फॉर यू। आई होप कि ये लेक्चर जो है आपको अच्छे समझ में आया होगा, एंड कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड have a nice day. And if you have any kind of doubts or comments, you can just ask me in the comment box. Okay, so all the best guys.